इजराइल के हमास पर हमले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। हमास के आतंकी मार गिराने का बड़ा दावा इजराइल की तरफ से किया गया है और 2 बड़े हमास के कमांडरों को मारने का दावा इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने किया है। गाजा पट्टी में हमास के 2 आतंकी ढेर हुए हैं, इजराइल का यह दावा है। हमास कमांडर मोहम्मद अब्दुल्ला और साथ ही हमास के कमांडर अकरम हिजाजी को मारने का दावा इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से किया गया है। तो गाजा पट्टी के अंदर हमास के 2 और कमांडर मार गिराने का दावा इजराइल के डिफेंस फोर्सेस की तरफ से किया गया है। और अस्पताल पर हुए हमले के बाद से जिस तरीके के आरोप लग रहे थे, उसके बाद इजराइल की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि वो आरोपों के दुष्प्रचार से रुकने वाला नहीं है। उसने जहां अस्पताल पर हुए हमले के लिए इस्लामिक जिहाद, जो कि फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद हमास के ही जैसा एक और संगठन है, उसे जिम्मेदार ठहराया है, तो साथ ही ये दावा भी किया है कि उसने हमास के 2 और आतंकियों को मार गिराया गया। और इन तस्वीरों और अपडेट्स के साथ ही अब रुख करते हैं, हमारे साथ एम्बेसडर अशोक सज्जनहार जुड़ गए हैं और साथ ही मेरे सहयोगी कृष्णमोहन मिश्रा लगातार तमाम अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कृष्णमोहन, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इजराइल की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि आरोपों का दुष्प्रचार चाहे जो हो, लेकिन वो रुकने वाला नहीं है और हमास के खात्मे से कम उसे कुछ भी मंजूर नहीं है। मैदान जंग इस समय कहां और कैसा? देखिए, अगले कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा प्रणय, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण डिप्लोमेटिक मूवमेंट आज होंगे। जो बाइडन इजराइल पहुंच रहे हैं, राष्ट्रपति पुतिन चीन पहुंचे हुए हैं, ईरान आज सुबह से सबसे ज़्यादा एग्रेसिव, जितना एग्रेसिव वो कभी नहीं रहा। उसकी वजह गाज़ा पट्टी के अस्पताल पर हमला और उसमें 500 लोगों का मारा जाना है। इजराइल ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि इस हमले में उसका कोई भूमिका नहीं है। हमास का ही रॉकेट था जो कि मिसफायर होकर आया। उसने और भी कई वीडियो जारी की है, हो सकता है ये सच भी हो। लेकिन मुस्लिम देशों में इस घटना को लेकर नाराज़गी अब बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी और अभी तक जो मुस्लिम देश अपने आप को पीछे रखे हुए थे, उनके ऊपर भी दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा उनकी जनता का। अभी तक तो सिर्फ वेस्ट बैंक में ऐसे रैलियां देखने को मिली हैं, लेकिन अगले कुछ घंटे में मेरा ख्याल ये है कि मिडिल ईस्ट के जो दूसरे अरब ममालिक हैं, वहाँ भी इस तरह के आंदोलन देखने को मिलेंगे और उसके बाद उस देश की सरकारों पर लगातार दबाव बढ़ता जाएगा। अभी तक इतने दिनों में 12 दिन हो चुके हैं, सिर्फ ईरान है जो खुलकर इजराइल के खिलाफ है और बहुत धमकी भरे लहजे में बात कर रहा है। उसके अलावा बाकी देशों ने या तो इजराइल का समर्थन किया, ये भी एक बड़ी दिलचस्प घटना है। यूएई, बहरीन ये बिल्कुल साथ है। इजिप्ट की अभी तक जो पीस ट्रीटी है वो चल रही है, वो बिल्कुल साइलेंट है। सीरिया अभी तक बाहर है, जबकि उसके 2 एयरपोर्ट पर अटैक भी हुआ। लेकिन इस घटना के बाद अगले कुछ घंटों में ये साफ होगा कि ये पूरा मामला किस तरफ जाता दिख रहा है। और आशंका कृष्णमोहन, दबाव और तनाव लगातार बरकरार है इस पूरे इलाके में। आप बने रहे हमारे साथ में। एम्बेसडर अशोक सज्जनहार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर सज्जनहार, जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को पहुंचना है, अब से कुछ ही देर बाद उनका एयरफोर्स 1 लैंड करेगा तेल अवीव में। अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए ये दौरा कितना चुनौती भरा? जी, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत चुनौती भरा है। देखिए, एक तो यहाँ पर उनका सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव होगा, लक्ष्य होगा, जो वहां पर हालात हैं उनको और खराब नहीं होने दिया जाए। और जैसे अभी आपके कॉरेस्पॉन्डेंट बता रहे थे, वहां पर जो एक अस्पताल के ऊपर हमला हुआ है, 500 वहां पर लोग मारे गए हैं। तो देखिए, इजराइल ने तो कहा है जो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका उसमें कोई हाथ नहीं है। ये हमास का रॉकेट है, मिसफायर हो सकता है, या इस्लामिक जिहाद उनकी तरफ से पर्पसली ऐसा किया हो सकता है, क्योंकि ये भी मालूम है जो ये दोनों हमास और इस्लामिक जिहाद, ईरान वगैरह, ये सभी सोच रहे हैं जो इजराइल के ऊपर बहुत दबाव है, अंतर्राष्ट्रीय बहुत दबाव है, क्योंकि वहां पर उसने जो गाजा में 2 मिलियन लोग हैं, 20 लाख लोग हैं, उनको जो चेतावनी दी है जो आप वहां से बाहर निकल जाइए। तो इसीलिए मानवाधिकारों के जो
बहुत सारे देश हैं वो कह रहे हैं कि ये उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। सज्जनहार, जरा संक्षेप में ये भी समझाइएगा हमारे दर्शकों को कि आखिर जॉर्डन में किंग अब्दुल्ला ने मुलाकात से इनकार कर दिया है, साथ ही फिलिस्तीन के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने जो बाइडेन से मुलाकात जो है वो कैंसिल कर दी है, वो इसमें शिरकत नहीं करेंगे। ऐसे में ये व्हाइट हाउस की तरफ से भी कहा गया कि बेहद मुश्किल सवाल अमेरिका के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के नेताओं से मुलाकात में पूछेंगे। क्या इसके मायने? जी नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये और चुनौतियां बढ़ गई हैं क्योंकि अब ये जो खाड़ी के देश हैं, फिलिस्तीन है वो तो बिल्कुल डायरेक्टली इन्वॉल्व है, जॉर्डन है उसकी भी एक संधि है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उसके इजराइल के साथ, परंतु वो ये समझ रहे हैं जो उनके ऊपर बहुत दबाव आएगा खाड़ी देशों का और अंतर्राष्ट्रीय जो भी ऐसे हैं मुस्लिम लोग हैं उनके ऊपर दबाव आएगा जो आप किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज मत करिए इजराइल के साथ या अमेरिका के साथ, उनकी कोई सहायता मत करिए। तो ये ऑप्टिक्स के लिए भी दिखाई नहीं देना चाहते जो वो अमेरिका के साथ किसी प्रकार की बातचीत कर रहे हैं, किसी प्रकार का वो समझौता करने में कर रहे हैं। और जॉर्डन का तो एक और बात है जो उनके ऊपर ऐसा लगता है, जो उनके ऊपर वो समझ रहे होंगे, किंग जॉर्डन के जो राजा हैं वो ये समझ रहे होंगे उनके ऊपर दबाव डाला जाएगा। जो कुछ ये जो पैलेस्टीनियंस हैं जो गाजा से निकल रहे हैं 2 मिलियन, इसमें से कुछ लोग क्या जॉर्डन जा सकते हैं, ये पहले भी एक सुझाव दिया गया। बिल्कुल, एम्बेसडर अशोक सज्जनार बने रहे हमारे साथ में, क्योंकि प्रेशर टैक्टिक्स इस समय एट प्ले हैं। कृष्ण मोहन भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का एयरफोर्स 1 लगातार तेल अवीव की तरफ बढ़ता हुआ अब से करीब 1.5 घंटे बाद इजराइल पहुंचने वाले हैं। भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर करीब 12:30 बजे एयरफोर्स 1 जो बाइडेन के साथ तेल अवीव पहुंचेगा और तेल अवीव पहुंचने के बाद करीब 1 घंटे बाद यानी भारतीय वक्त के मुताबिक 1:30 बजे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात होनी है। बेहद अहम यह मुलाकात मानी जा रही है, खासतौर पर मध्य पूर्व एशिया में जिस तरीके से तनाव फैलता चला जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह दौरा न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए भी खास इंतजाम इलाके के अंदर किए गए हैं, क्योंकि रॉकेट फायरिंग लगातार हो रही है। और जिस तरीके से हम तस्वीरें बता रहे हैं, एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति तेल अवीव पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ मध्य पूर्व एशिया के कई देशों और उसकी राजधानियों में अमेरिकी दूतावासों के बाहर भी प्रदर्शन हुए हैं। एम्बेसडर अशोक सज्जनार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही कृष्ण मोहन मिश्रा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कृष्ण मोहन, संक्षेप में मैं आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा इस पूरे मामले के अंदर। जिस तरीके से आप समझा रहे थे, एक बड़ी मुलाकात तेल अवीव में होने वाली है, लेकिन एक दूसरी मुलाकात इस समय बीजिंग में चल रही है। रूस के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति की यह मुलाकात दुनिया के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण होगी, खासतौर पर मौजूदा समीकरणों में? बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया एक बार फिर से ये रीअलाइनेशन आप कह सकते हैं। अमेरिका इस समय एक ध्रुव बनकर इजराइल में बैठा हुआ है, दूसरा ध्रुव जो बन सकता है वो ईरान का, रूस का और चीन का हो सकता है, जिसमें नॉर्थ कोरिया एक नेचुरल पार्टनर होगा। अगर स्थिति खराब होती है तो अगर ये स्थिति खराब होती है तो जाहिर सी बात है बहुत बुरी स्थितियां होंगी, पूरा विश्व उसके परिणाम झेलेगा। लेकिन आज जो मीटिंग्स चल रही हैं उनका अर्थ यही है कि मोर्चेबंदी कैसे की जाए। इस समय अमेरिका या इजराइल के खिलाफ सिर्फ एक ही मुस्लिम मुल्क है जो खड़ा हुआ है, वो है ईरान। एग्रेसिवली खड़ा हुआ है। रूस और चीन ईरान के साथ मिलकर एक नया मोर्चा बनाने की बातचीत करेंगे। मेरा ख्याल ये है कि अगर भविष्य में स्थितियां ज़्यादा खराब होती हैं, युद्ध की तरफ जाती हैं, तो मोर्चेबंदी कैसे की जाए। प्रणय जी, कृष्ण, जिस तरीके से आप समझा रहे हैं, निश्चित रूप से खेमेबंदी जो है वही एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। एम्बेसडर अशोक सज्जनार हमारे साथ हैं। सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, आप चूंकि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बारीकियां बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं, ऐसा लग रहा था कि कटघरे के अंदर पुतिन खड़े हुए हैं रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर, लेकिन अब अचानक बीते 4-5 दिनों के अंदर हमास और इजराइल की इस जंग के बीच में ऐसा लगता है कि प्रेशर रिलीज हो गया है। तमाम दुनिया के जो नेता हैं उनसे बात कर रहे हैं। पुतिन की बातचीत फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से हुई है, दुनिया के कई नेताओं से बातचीत करने के बाद पुतिन पहुंचे हैं। तो ऐसा लगता है कि यूक्रेन रूस युद्ध का जो दबाव है पुतिन पर से कम हुआ है, कहीं ना कहीं उनकी सक्रियता है। ईरान के विदेश मंत्री भी कई लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये जो ध्रुवीकरण है, ये नया खेमा बना रहा है, एक नया अलाइनमेंट। देखिए, इसके तो आकार पहले से नजर आ रहे हैं, क्योंकि रूस और चीन तो यूक्रेन के युद्ध के बाद या उससे कहें उससे पहले भी, जब क्राइमिया 2014 में, तो तब रूस का झुकाव चीन की तरफ काफी ज्यादा हो गया था, तो उनके जो सहयोग है वो बढ़ता जा रहा था। और हमने देखा है चीन और ईरान का सहयोग भी काफी पिछले सालों में बढ़ा है, जब उन्होंने $400 बिलियन की एक डील की है। 25 साल तक ईरान ने ये कमिट किया है जो उसको ऑयल सप्लाई करेंगे। तो ये रूस, चीन और ईरान, और इसमें आपने नॉर्थ कोरिया कहा, आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने
मैं उसमें पाकिस्तान को भी थोड़ा सा ऐड करने का वो प्रयास कर सकता हूं। तो ये वाला ध्रुवीकरण तो हो सकता है। और मेरे विचार से अभी जिस प्रकार की एग्रेसिव स्टेटमेंट्स आ रही हैं ईरान से, वो समझते हैं जो इजराइल के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बना हुआ है, और अंतर्राष्ट्रीय कमेटी भी जो है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वो भी इनको देखकर, जो वहां पर अब ये अस्पताल के ऊपर इतना बम मारा गया है, 500 लोग वहां पर, तो इसीलिए वो भी ये अपना दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और आखिरी बात मैं यही कहूंगा, जो आपने कहा, जो बिल्कुल आपने ठीक कहा एम्बेसडर अशोक सज्जनहार, जिस तरीके से दबावों की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति इस समय देखने को मिल रही है। आप बने रहे हमारे साथ में, साथ ही कृष्ण मोहन भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और साथ ही ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। Z News।